अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की लव स्टोरी के एपिसोड 3 की तरफ। क्या यही मोहब्बत है? हाँ, यही मोहब्बत है। तभी उसे अब्बू के बोले गए अल्फाज याद आने लगे थे। शमी, मुझको तुम पर बहुत एतबार है। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। बेटा, मैंने तुम्हें हर छूट दी है, सबसे ज़्यादा लाड़ किया है। तुम मेरा गुरूर हो, तुम मेरा भरोसा हो। मैं फ़क्र से कह सकता हूँ कि शमा मेरी बेटी है। शादमा, ज़ुबैर, जुनैद से ज़्यादा तुम पर यकीन है। देखो शमा, तुम मेरा यकीन, मेरा एतबार कभी मत तोड़ना, नहीं तो बेटा मैं ऐसी शर्मिंदगी से मर जाऊँगा कि शमा ने मेरा एतबार तोड़ा है। नहीं नहीं शमा, ये क्या करने जा रही है? अब्बू को जीते जी ख़त्म कर देगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद शमा अपने ही आप से लड़ रही थी। ये गलत है। वो उठकर बैठ गई थी और सोच रही थी, मैं अब्बू का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे अब्बू शर्मिंदा हों या उनका दिल टूटे, चाहे इसके लिए अपने ही आप को तकलीफ़ क्यों ना देनी पड़े। उसने तबरेज़ के लिए पैदा होती हुई मोहब्बत को अपने सीने में दफन कर लिया। उसने ऐसा सोच लिया जैसे तबरेज़ को जानती ही नहीं, लेकिन वो जानती थी और उसका दिल भी जानता था कि पहली बार उसकी दिलकशिश आंखें देखी तो ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो उनमें डूबी चली जा रही हो। उसने अपने आप को डांट दिया था। वो था ही ऐसा कि कोई भी लड़की इम्प्रेस हुए बगैर न रह सकती थी। गोरा रंग, पेशानी पर रेशम जैसे बिखरे बाल, काली और नशीली आंखें और स्मार्ट, बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। कोई भी लड़की उसे पाकर अपने आप को खुशनसीब समझती, लेकिन शमा को अपने आप को इस अनचाहे रास्ते पर चलने से रोकना था। इसलिए उसने उससे इतना बेरुखा बर्ताव किया था। शायद मैंने सही किया, मोहब्बत की दहलीज पर कदम आगे नहीं बढ़ा सकती, यही ठीक था। शायद आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये दिल का हाल बयां ना कर दें, इसलिए उसने अप्पी की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपना मुंह पोंछ लिया था। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे तुम्हारी आंखें कितनी सुर्ख हो रही हैं, क्या रोई हो? नहीं अप्पी, ये नींद की वजह से हो रही हैं। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ लेट लूं। अम्मी बातें कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई कि शायद इधर कुछ देर नींद आ जाए। वो दोनों सो गईं। शमा ने रज़ाई अपने चेहरे से हटाई तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसने बिस्तर पर हाथ फेरा। अप्पी बिस्तर पर नहीं थी। उसने सूरज की रोशनी की वजह से फिर रज़ाई ओढ़ ली और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाकर पूछा, अप्पी टाइम क्या हो रहा है? किचन में से आवाज़ आई, 11 बज रहे हैं। वो बिस्तर से उठकर सीधा किचन में आ गई। अप्पी, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? सुबह तो सोई थी तुम, इसलिए मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। पर अप्पी, मुझे आज कॉलेज जाना था और लाइब्रेरी भी जाना बहुत ज़रूरी था। मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं तुमको जगा देती। अप्पी, नाश्ता तैयार हो गया है? हाँ तैयार है, मैं अभी नहा कर आती हूँ। जाते जाते शमा फिर लौटी थी। अप्पी, अब्बू कहाँ है? वो तो सुबह ही चले गए थे। शमा सोचने लगी, आज फिर अब्बू से नहीं मिल पाई। बाथरूम से निकली और गीले बालों को पोंछती हुई डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ गई और अप्पी को ज़ोर से आवाज़ लगाई, अप्पी मुझे नाश्ता दे दो। हाँ, अभी नाश्ता ला रही हूँ। ये लो नाश्ता। कभी कुछ काम भी कर लिया करो, ससुराल जाकर क्या करोगी? वो हंसकर बोल रही थी, मुझे क्या ज़रूरत है खाना पकाने की? जो मुझसे शादी करेगा वो एक नौकर रखेगा। मैं पहले ही कह दूंगी कि मुझे खाना पकाना नहीं आता। शादी करनी है तो करो, नहीं तो मैं अब्बू के घर में ही अच्छी हूँ। अच्छा नाश्ता करो, तुम्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। तुमसे तो बातों में कोई नहीं जीत सकता, अप्पी ने किचन में जाते हुए कहा। उसने एक नज़र सामने लगी घड़ी पर दौड़ाई। अरे 11:30 बज गए। वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर कर अपने कमरे में चली गई। उसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना था, खुले गीले बाल में पफ लगाया और सैंडल पहने।
और जल्दी से घड़ी पहनी, किताबें उठाते हुए कमरे से निकली। अप्पी अम्मी कहाँ हैं? उसने जाते जाते ज़ोर से आवाज़ लगाई। अम्मी ऊपर कमरे में हैं। अच्छा तो आप उनसे सलाम कह देना। अच्छा मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। शादमा बड़ी थी, इसलिए घर की जिम्मेदारियां अम्मी ने उसे ही सौंप रखी थीं। शमा टैक्सी के लिए खड़ी हुई थी। वहीं पर कुछ लड़के खड़े थे जो बार बार कुछ न कुछ कहकर उसे तंग कर रहे थे। शमा सुनते सुनते बोल पड़ी, आपको शर्म नहीं आती एक अकेली लड़की को देखकर परेशान करने में? उसमें से एक लड़का बोला, जैसे भी हैं आपके दीवाने हैं। इस बात पर शमा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसे थप्पड़ मारना चाहा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी एक वाइट कलर की कार अचानक सामने आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान फुर्ती से निकला। जिसने हाथ पकड़ रखा था उस नौजवान ने उस आदमी के मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारा। वो मुंह के बल जमीन पर जाकर गिरा। वो तेजी से उठा और वो सब लोग भाग गए। वो नौजवान कोई और नहीं तबरेज़ था। तुम यहाँ? तुम तो अपनी खाला के घर आने वाली थी ना? हाँ, लेकिन आज कॉलेज का बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए सोचा कि शाम को चले जाएंगे। और ये लोग कौन थे? मैं टैक्सी के लिए खड़ी थी, तभी ये लोग आ गए और छेड़छाड़ करने लगे। घर से क्यों निकलती हो? फरिश्ता भी हो तो वो भी बेईमान हो जाएगा। वो शौकी भरे लहजे में बोल रहा था। मैंने उस दिन आपसे बदतमीज़ी की थी, मैंने आप पर हाथ उठाया था। शमा ने बात घुमाई थी। तबरेज़ के शौकी भरे अंदाज को देखकर मैं आपको बहुत ही छिछोरा लड़का समझती थी, और आज क्या समझी हो? तबरेज़ ने बात काटते हुए कहा था। शमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शमा एकदम बोल पड़ी, आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं जो आपको लोग गलत समझें? क्या करूं, आपको देखकर हरकतें हो जाती हैं। इसका मतलब तुम जानती हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये दिल तुम पर मर मिटा है। शमा ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो ये आशिकाना बातें, मुझे बहुत बुरी लगती हैं ऐसी बातें। बातें ही करते रहेंगे या मुझे कॉलेज भी छोड़ेंगे? वैसे भी 1 बज चुके हैं और मुझे जल्दी भी लौटना है। अच्छा चलो। शमा, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? तुम अपना कॉलेज का काम निपटा लो तो पास के रेस्टोरेंट में 1-1 कप कॉफ़ी पियेंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप हमारे घर चलकर अप्पी के हाथ की गरम गरम कॉफ़ी पिएं। अच्छा ठीक है। तबरेज़ ने ये बातें कार में बैठते बैठते कही थी। आप यहाँ कैसे आ गए? मैं शादी के सामान जमा करवाने आया था, उसने कार ड्राइव करते हुए जवाब दिया। तबरेज़ एक बड़े ख़ानदान का बेटा था। माँ बहुत मोहब्बत रखने वाली और अब्बू बहुत खुश मिजाज और बिजनेसमैन थे। वो चाहते थे उनका बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके उनका बिजनेस संभाले। तबरेज़ की एक छोटी बहन थी, समरीन। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और तबरेज़ BA फाइनल कर रहा था। बातों बातों में वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता चुका था और उसके बारे में भी पता कर चुका था। शमा ने बताया कि उसके अब्बू एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। एक बड़ी बहन है जिसका नाम शादमा है, जो BA की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। 2 छोटे भाई हैं, जिसमें से बड़ा ज़ुबैर 10वीं में पढ़ रहा था और जुनैद 8वीं में, और उनकी अम्मी एक मिलनसार खातून थी। शमा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, यानी कि घर में कुल 6 फर्द थे। शमा ने कहा कि हम आपकी तरह दौलतमंद तो नहीं। कौन कहता है आप दौलतमंद नहीं? आप तो ज़माने की सबसे दौलतमंद लड़की हैं। खुदा ने आपको हुस्न की दौलत से मालामाल किया है। उसने बात काटते हुए कहा, कार रोकिए, मेरा कॉलेज आ गया। घर से कॉलेज का रास्ता 1 घंटे का था, लेकिन बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। उसने कहा, अरे कॉलेज बहुत जल्दी आ गया। नहीं, बहुत देर में आया है। शमा ने उसकी बात काटते हुए कहा। तबरेज़ ने जानबूझकर कहा था। दोनों कार में से उतरकर कॉलेज के गेट की तरफ बढ़े। तभी एक खूबसूरत सा नौजवान मुस्कुराता हुआ तबरेज़ के पास आया। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।